नमस्कार दोस्तों। दिल ना उम्मीद तो नहीं है, ना काम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। बात कर रही हूँ एपिलेप्सी के संदर्भ में। कहा जाता है हमारे ब्रेन में कई बार कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि हमारे नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाती है। बार बार अगर ऐसा होता है तो इसे एपिलेप्सी कहा जाता है। एपिलेप्सी के दौरान किसी को भी हेल्प की किस तरह से की जा सकती है, क्यों होता है इसको इवेल्यूएट करवाना और क्यों होता है इलाज इसका इम्पोर्टेंट, बताएंगे हमें डॉक्टर हरदीप कुमार, जो कि कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। और थैंक यू। सर, ऐसी ब्रेन में क्या कंडीशन बनती है कि बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाती है जिसे दौरा कहा जाता है, और किस दौरे को एपिलेप्सी कहा जाता है सर? मैम, ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस। जब वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब वो एक सीज़र का फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। जब वो सीज़र बार बार होना शुरू हो जाते हैं, दो या उससे ज़्यादा बार सीज़र होते हैं और ब्रेन में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण ये सीज़र रुकने के चांसेस कम होते हैं, उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी सर, हर जो दौरा होता है वो एपिलेप्सी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझा जाए, जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सीजर जो है वो सीजर है और कौन सा एपिलेप्सी का दौरा है। सर, डिफरेंशिएट की अगर बात की जाए तो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? मैम, दो चीज़ें हैं। एक, हमें अगर जैसे पूरी बॉडी एपिलेप्सी के लक्षण हैं, चलो हम उस पर बाद में आएंगे। अगर किसी को सीजर हो रहा है और हमें बिल्कुल उसका कोई प्रॉक्सिमेट कॉज मिल रहा है, किसी का सोडियम कम हो गया, हाइपोनाइट्रीमिया, शुगर कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, या किसी का यूरिमिक सीजर्स हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सोडियम ठीक करेंगे, उसके सीजर ठीक हो जाएंगे। पोटाशियम ठीक करेंगे, शुगर ठीक करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक करेंगे, उसको सीजर दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरह के कंडीशंस को हम सीजर्स कहते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसके ठीक होने के चांसेस नहीं है, जैसे ब्रेन में कोई रसोली है, कोई स्कार है, कोई हेड इंजरी कोई पुरानी हुई है उसके कारण कोई स्कार है, उसके कारण सीजर उसके बार बार आने के चांसेस हैं। जब तक कि उसको स्कार का या रसोली को हम ऑपरेशन करके ब्रेन से निकालेंगे नहीं, तब तक उसको सीजर बार बार आते रहेंगे, और इस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। जी। सर, आपने हमें बताया कि एपिलेप्सी जो है उसके कई कारण हो सकते हैं, मिर्गी का दौरा आने का कई तरह के कारण हो सकते हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लक्षणों को नोटिस किया जाए, ताकि जब डॉक्टर डायग्नोज बनाए तो उसके मतलब पूरा जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है नोटिस करना जो लक्षण होते हैं? लक्षण एपिलेप्सी के बहुत तरह के लक्षण हो सकते हैं। कुछ सटल से थोड़े बड़े माइनर लक्षण हो सकते हैं, जैसे कोई एकदम से हैंग हो गया, स्टक हो गया, या जस्ट थोड़ी सी माइनर फ्लिकरिंग हो गया फेस पे, या जस्ट हाथ का शिवरिंग करना, जिसे हम माइनर सीजर या माइनर फिट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जनरलाइज सीजर्स होते हैं। जनरलाइज सीजर में सारी की सारी बॉडी हमारी शेक करना शुरू कर जाती है, क्योंकि पूरे का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। माइनर सीजर में ब्रेन का एक छोटा पार्ट इन्वॉल्व होता है और वहीं पे सीजर रुक जाते हैं। लेकिन जो जनरलाइज सीजर है उसमें पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है और पूरी बॉडी में वो सीजर के लक्षण आते हैं, और वो उसे जनरलाइज सीजर्स बोला जाता है। ओके, कहीं ना कहीं लक्षण जो है वो थोड़े से डिफरेंट रहते जी हैं। मैम। सर, हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट होता है उस समय जब किसी व्यक्ति को दौरा आ रहा होता है, तो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। जो दौरा होता है कहीं पर भी आ सकता है, तो क्या हमें एहतियात लेनी चाहिए उस समय जब किसी व्यक्ति को दौरा आता है? हेल्प कैसे की जा सके? किसी को अगर आपके सामने दौरा आ गया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको एक साइड पे सेफ जगह पे आदमी को लिटा देना है, लेटरल पोजीशन पे। लेटरल पोजीशन मीन्स एक साइड पे। क्योंकि अगर वो सीधा रहेगा, एपिलेप्सी में फ्रॉदिंग बहुत कॉमन है, मुंह से झाग आना बहुत कॉमन है, वो फ्रॉद सीधा जाके गले में उसको चोकिंग कर सकता है, जिससे उसको जान का खतरा हो सकता है। इसलिए उसे लेटरल पोजीशन में लिटाना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद उसके जितने भी कपड़े हैं उनको लूजन अप कर देना है। कोई उसने टाई पहनी है उसको लूज कर दो, बेल्ट है उसको लूज कर दो। आसपास कोई भी अगर कोई ऐसी शार्प चीज़ है, कोई चाकू है, कोई शीशा कांच का टुकड़ा है, उसको वहाँ से हटा देना है। और सीजर 1 से 2 मिनट लेगा। नॉर्मली सीजर 1 से 2 मिनट लेता है सबसाइड करने में, इस दौरान वो खत्म हो जाता है। जी। जी मैम। सर, अक्सर पैनिक में आके लोग पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, या उनकी बॉडी को जो झटके आ रहे होते हैं उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो क्या ये प्रैक्टिस की जानी चाहिए? नो मैम,
सीजर मैंने आपको बोला कि 1 से 2 मिनट तक सीजर के लक्षण आने ही आने हैं, क्योंकि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सारे ब्रेन में फैल चुकी है, वो अपना टाइम 2 मिनट लेगी ही लेगी। जी उसको इस कंडीशन में हमें उसको पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही उसके झटके को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जी 2 मिनट के बाद खुद ही ये सबसाइड कर जाएगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। फिर हमें उसको तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना तब चाहिए। इमरजेंसी माने हम। इमरजेंसी ओके मानिए, ओके, तब उसे हॉस्पिटल तक नज़दीकी पहुंचाना। इमरजेंसी में। सर ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या रहती है, कौन कौन सी डायग्नोसिस पहले की जाती है ताकि पूरा कंफर्म हो सके कि जो दौरा आया है वो एपिलेप्सी है, किन कारणों से आया है। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट की अगर मोडेलिटी की बात की जाए तो वो क्या रहता है? एपिलेप्सी में कुछ टेस्ट करना बड़े ज़रूरी रहते हैं। जैसे पहले बोला, कुछ तो सीजर्स होते हैं जो बॉडी ब्रेन को छोड़ के बॉडी में किसी और कारण से सीजर आते हैं, जैसे सोडियम कम हो गया बॉडी में, शुगर कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, बॉडी के बाकी ऑर्गन से रिलेटेड है। जी हमें वो कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शुगर है, उसके रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, मैग्नीशियम है, ये सारे ब्लड टेस्ट हमें करने इलाज जो है पड़ेंगे। कहीं ना कहीं टाइप ऑफ दौरे के ऊपर डिपेंड करेगा। सर एपिलेप्सी उसके बाद मैं एक चीज़ जी और, उसके बाद जो 2 टेस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी में, एक है ईईजी और एक एमआरआई। ये 2 टेस्ट करने बड़ा ज़रूरी है। एमआरआई से हमें पता चलेगा कि अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। ईईजी से हमें पता चलेगा कि एपिलेप्सी के अंदर जो फोकस है, जो डिस्चार्जेस है, वो किस जगह से आ रहे हैं। जी सर आपने हमें बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस जो है वो करवाए जाते हैं उसका काज जानने के लिए। ट्रीटमेंट कितना ड्यूरेशन क्या रहती है, इलाज की ड्यूरेशन क्या रहती है अगर एपिलेप्सी डायग्नोज हो जाती है? जी अगर तो सीजर्स हैं, जी इफ दे आर सीजर्स ओनली, देन हमें जब तक उसका सोडियम करेक्ट किया, शुगर करेक्ट किया, रीनल फंक्शन करेक्ट किया, तब तक के लिए मेडिसिन 1 या 2 हफ्ते के लिए देने की ज़रूरत है। जैसे ही वो चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार एपिलेप्सी डायग्नोज हो गया, एपिलेप्सी मीन्स ब्रेन में ऐसी कंडीशन जिसको आप रिवर्स ऐसे नहीं कर सकते। अगर वो डायग्नोज हो गया तो आपको कम से कम इलाज 2 से 3 साल तो चलना ही पड़ेगा। पहले इसका ड्यूरेशन 3 साल लिया जाता था, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 2 साल है। 2 साल मेडिसिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक रिपीट ईजी करते हैं। अगर वो नॉर्मल आएगा, हम इस मेडिसिन को धीरे धीरे स्लोली टेपर ऑफ करके बंद कर सकते हैं। सर आपने कहा कि दवाइयों को टेपर ऑफ किया जाता है, धीरे धीरे बंद किया जाता है, लंबा इलाज चलता है, ड्यूरेशन लंबी रहती है। क्विट करना कितना खतरनाक हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? क्विट करना एकदम से एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में, उसमें ब्रेक थ्रू सीजर्स आ सकते हैं। और ब्रेक थ्रू सीजर्स जब भी आते हैं, ये फ्लरी ऑफ सीजर्स में आते हैं, इकट्ठे 2-2, 3-3 सीजर्स आ जाएंगे और स्टेटस में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें कभी भी एपिलेप्सी का मेडिसिन क्विट नहीं करना चाहिए। सर जब जो व्यक्ति दवाई ले रहा है, कोई डोज मिस हो जाती है तो उसे स्किप कर दिया जाए या फिर नेक्स्ट डे ले ली जाए? वैसे तो उसको डोज मिस करनी नहीं है, लेकिन उसे एज सुन एज जब भी उसको याद आता है, उसको वो डोज ले लेनी है और नेक्स्ट डोज अपने टाइम पे लेनी है। ओके सर कौन सी ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, नई मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि हेल्पफुल हैं दौरों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? एपिलेप्सी वाले पेशेंट के घर में एक मिडाजोलम एक मेडिसिन है, ये स्प्रे के रूप में आती है, नेजल स्प्रे। वो हर किसी एपिलेप्सी वाले पेशेंट के घर में तो होना ही चाहिए। जैसे ही अगर सीजर होगा, वो उसके नोज में 2 पफ्स, उसको दोनों अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम डिसाइड करते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि अडल्ट में 2 पफ हम दोनों नॉस्ट्रल्स में लगाते हैं और उससे वो सीजर आगे प्रोलॉन्ग होने के ड्यूरेशन कम हो जाता है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्टिग्मा लोगों में देखा जाता है, लोग कई बार जादू की तरफ चले जाते हैं, तो कितनी गलत प्रैक्टिस है सर, इससे उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? मैम, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, दिस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन से ही ठीक किया जाएगा। झाड़ फूक से कोई मदद नहीं होने वाली है। हमें बिल्कुल भी उस साइड नहीं जाना चाहिए। जितना हम डिले करेंगे ट्रीटमेंट, उतना एपिलेप्सी के रेजिस्टेंट होने के चांसेस होते जाते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं हमारे देश में 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, लोगों में क्या जागरूकता आई है इसके लिए? मैम, पहले से मुझे जम्मू में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा जागरूकता लोगों में पहले के मुकाबले आई है। लेकिन पेरिफेरी के लोग अभी भी कई, मैं देखता हूँ, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से पहले कई साल वो झाड़ फूक के चक्कर में घूमते रहते हैं कि हमने इस बाबा के पास के ये किया वो किया। तो मैं यही जागरूक, ऊपरी हवा मानकर लोग इलाज करवाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं
सर ब्रेन में जब ये कंडीशन बनती है हम्म। तो क्या जो हमारी मानसिक जो क्षमता होती है उस पर भी इफेक्ट होता है? अगर बार बार अगर सीजर आते हैं, हाँ अगर रेयर सीजर आ रहे हैं तब तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर बार बार सीजर आ रहे हैं फिर आपकी मानसिक शक्ति पे थोड़ा इफेक्ट, क्षमता पे टेम्परेरी इफेक्ट पड़ सकता है। सर, आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से एज ए अवेयरनेस क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर दौरा आता है, एपिलेप्सी का आता है, तो क्या किया जाए? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा आपको, जो दौरे के लक्षण है इनको आपको ठीक से पहचानना है। कभी भी आदमी पूरी बॉडी में शिवरिंग कर रहा है, बेहोश हो रहा है, मुंह से झाग आ रही है, तो आपको तुरंत जो मैंने आपको फर्स्ट एड मेजर्स बताए हैं वो करने हैं। उसके बाद जो भी नज़दीकी डॉक्टर है उसके पास जाना है, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है और प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। इससे हम एपिलेप्सी को हरा पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ स्टेप्स आप अवेयरनेस लेने की जरूरत है ताकि इसे बचाव हो सके। अगर होता है किसी को तो उसका पूरा इलाज करवाया जाए। एब्सोल्युटली राइट मैम, मिलीनियर राइट टाइम, राइट डोज और राइट ड्रग से निजात पाई जा सकती है। करेक्ट या। सर, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो मैम। दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे डरे नहीं मेरी से, अगर होती है तो उसका पूरा इलाज कराएं ताकि आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर।